हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती में हिंदी टेट सीरीज एक श्रृंखला चल रही थी, आज उसमें दोस्तों जो अंतिम 27 दिन में 27 टेस्ट हमने लगाए थे, आज उसका 7वें नंबर का टेस्ट हम देखने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक या दायित्व। तो देखिए, हमें अशुद्ध शब्द छाँटना है और इसमें जो अशुद्ध शब्द है दोस्तों वो है ऑप्शन सी में, यानी ऐतिहासिक नहीं होता। ये शब्द होता है दोस्तों ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। और यहाँ से देखिए अनेक शब्द पूछे जाते हैं दोस्तों इक प्रत्यय से जुड़कर, जैसे सामाजिक, प्रामाणिक, धार्मिक। तो इसका एक प्रत्यय का नियम सीख लेते हैं आज दोस्तों। एक प्रत्यय, देखिए एक प्रत्यय जब किसी शब्द में जुड़ता है तो सबसे पहले तो उस शब्द का जो पहला स्वर होता है उसमें बदलाव करता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए पहले स्वर में बदलाव। पहले स्वर में बदलाव करेगा दोस्तों। और जो अंतिम स्वर होता है, अंतिम स्वर को हटाकर स्वयं एक प्रत्यय जुड़ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम स्वर को हटाकर, अंतिम स्वर को हटाकर स्वयं एक जुड़ जाता है। स्वयं एक जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है दोस्तों। जब एक प्रत्यय हम किसी शब्द में जोड़ेंगे तो एक तो पहले स्वर में बदलाव करेगा ये एक प्रत्यय, और अंतिम स्वर को हटाकर स्वयं जुड़ जाएगा। तो देखिए, हम इसको समझने के लिए सबसे पहले जो हमारे स्वर हैं उसको कुछ परिवार में बांट लेते हैं, परिवार के रूप में। जैसे आ और बड़ा आ को मैंने अलग परिवार में रखा दोस्तों। ध्यान से समझेंगे और कभी भी इक प्रत्यय से जुड़ने वाला शब्द आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। आ को हमने देखिए अलग परिवार में रखा दोस्तों। और देखिए ई, बड़ी ई और ए और ऐ को अलग परिवार में रखा। इनको एक परिवार में रखने का यह है, देखिए ए में भी आप जानते हैं ई होता है, क्योंकि ए जो बनता है आ प्लस ई से मिलकर बनता है। उसके बाद देखिए जो ऊ, बड़ा ऊ, औ और बड़ा औ हैं, इनको दोस्तों अलग परिवार में रख लेते हैं। बच्चा देखिए हमारा री, री को दोस्तों अलग परिवार में रख लेते हैं। अब देखिए ये चार परिवार हैं हमारे स्वर को लेकर के। यहाँ पर बात चल रही है देखिए इक प्रत्यय को जुड़ने की। पहले परिवार में इक प्रत्यय से लेकर चर्चाएं चल रही हैं और इसमें थोड़ी सी देखिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं ये आ और आ। तो बड़ा कहता है, छोटे तू चिंता मत कर, कोई भी अगर परेशानी आती है तो मैं बाहर आऊंगा, यानी मैं सामने रहूंगा। इसका जो बड़ा भाई है वो है बड़ा आ। ऐसे ही इस परिवार में चिंता व्यक्त की जा रही है, पता नहीं एक प्रत्यय जब हमारे साथ जुड़ेगा तो क्या क्या बदलाव करेगा। इस परिवार में भी यही सारी बातें चल रही हैं। तो इसका जो बड़ा भाई है दोस्तों इस परिवार का, वो है देखिए बड़ा ए। ये कहता है, छोटो तुम घर में रहो, तुम किसी भी प्रकार की चिंता ना करो, कोई भी चीज होगी मैं देख लूंगा। और ये बाहर आ जाता है। ऐसे ही देखिए ऊ, बड़ा ऊ, औ और बड़ा ओ में देखिए इसमें भी यही चिंता चल रही थी, और इनका जो बड़ा भाई है औ, ये भी सारी जिम्मेदारी स्वयं ले लेता है। री में देखिए अगर बदलाव होगा तो हमें देखने को मिलेगा दोस्तों आर के रूप में, यानी बड़ा आ, रा पे हलंत है लगा हुआ, ठीक है। बड़ी अच्छी कहानी है दोस्तों। कभी भी आपसे मैं समझता हूँ कि इससे संबंधित जब बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, सामाजिक है, प्रामाणिक है, धार्मिक है, हार्दिक है, एक प्रत्यय से जुड़ने हुए, तो कभी भी ये शब्द आपका गलत नहीं होने वाला है अगर ये समझ गए तो। अब देखिए कोई भी हम शब्द लें, अगर मूल शब्द, जैसे मान लो समाज ही ले लो। समाज मूल शब्द है। यहाँ पर देखिए जो सा बना हुआ है, आप जानते हैं व्यंजन को सहायता देता है स्वर। तो इसको जो सा को पूर्ण रूप देने के लिए यहाँ पर आ जुड़ा हुआ है, तब जाके ये सा बना है, वरना हलंत के साथ सा होता अगर व्यंजन के साथ ही होता तो यहाँ पर जो पहला स्वर है वो है आ। अचानक समाज पर दोस्तों एक जो है वो आक्रमण कर देता है। जब एक आक्रमण करता है तो यहाँ पर छोटा आ है, एकदम से बड़े भाई को पता चलती है और ये स्वयं आ जाता है, आ को घर भेज देता है और स्वयं यहाँ पर आ जाता है। इस प्रकार से सा का बन जाता है दोस्तों सा, बड़ा सा बन जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जो जा है, आप जानते हैं जा को भी सहायता दे रहा है छोटा आ। और स्वयं मैंने बताया यहाँ पर देखिए अंतिम स्वर को हटा देगा और एक क्या करेगा, इस वाले को हटा देगा और ये वर्ड बन जाएगा दोस्तों सामाजिक। इस तरह से ये वर्ड बनेगा, समाज से सामाजिक, ठीक। ऐसे ही दोस्तों इतिहास मूल शब्द है। इतिहास,
इसमें अचानक से ई के प्रत्यय जब आक्रमण करता है तो यहाँ पर ई है, ई रोने लगता है, तो इसका जो बड़ा भाई है ए, वो देखता है और तुरंत आ जाता है, ई को भेजता, छोटे तू घर जा, मैं ये सब चीज देख लूंगा, और ई के स्थान पर खुद आ जाता है। इस तरीके से ही ये दोस्तों जो शब्द है इतिहास से ऐतिहासिक बन जाता है। साका जो स्वर है उसको हटाकर एक प्रत्यय जुड़ गया और ये शब्द बन गया ऐतिहासिक। तो इतिहास से ऐतिहासिक इस प्रकार बना दोस्तों। ऐसे ही देखिए इसका हो गया, इसका कोई शब्द देखते हैं दोस्तों, जैसे भूगोल। भूगोल है दोस्तों, भूगोल है, अचानक इस पर इक प्रत्यय आक्रमण कर देता है। जैसे ही इक प्रत्यय आक्रमण करता है, ऊ जो है रोने लगता है, अचानक से इसके बड़े भाई को पता चलती है, कहता है छोटे तू घर जा, और इसको घर भेज देता है और अपने आप स्वयं इसका रूप ले लेता है, क्या बन जाएगा, भौ। तो भूगोल का देखिए इक प्रत्यय जुड़कर इस प्रकार से भौगोलिक बन जाता है दोस्तों, भौगोलिक, सही है। ऐसे ही देखिए इसका अगर एग्जाम्पल देखें दोस्तों, तो आप जानते हैं, देखिए शब्द है हृदय। अगर इस पर देखिए इक प्रत्यय आएगा तो यहाँ बन जाएगा आर, तो इसका हिर का बन जाएगा दोस्तों हार्दिक। इस तरीके से जो हृदय से हार्दिक बनता, वो इक प्रत्यय के जुड़ने से बनता है। अच्छा, परिवार। परिवार का क्या शब्द बनेगा दोस्तों इक प्रत्यय जुड़कर, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए सारे मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं, आपको बताना है परिवार में इक प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या शब्द बनेगा। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या श्लेष। यहाँ पर देखिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन तीनों अलंकार में थोड़ा सा हम अगर ध्यान लगाएं दोस्तों, तो आज ही ये तीनों अलंकार हमारे समाप्त हो जाएंगे और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए दो शब्द याद रखेंगे, एक होता है दोस्तों उपमेय, एक होता है उपमान, सही है। उपमेय वह वस्तु जिसकी तुलना की जाती है, वह वस्तु जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों यहाँ पर हम मुख रख लेते हैं, मुख। उपमान होता है दोस्तों वह वस्तु जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। तो दोस्तों आप जानते हैं जिससे तुलना की जाती है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम चंद्र रख लेते हैं, यानी चंद्रमा को रख लेते हैं। जानते हैं जिससे तुलना की जाती है वो क्या होती है, वो चीज पहले से ही विद्यमान होती है। तो या तो वो चीज पहले से विद्यमान होगी या वो चीज कैसी होगी, प्राकृतिक होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आपके पड़ोस में कोई अच्छा लड़का है पढ़ाई लिखाई में, तो वो पहले से अच्छा है पढ़ाई लिखाई में, तभी तुम्हारे घर वाले क्या करेंगे, उससे तुलना करेंगे क्या उसका जो लड़का है वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता है और आप जो है आवारा घूमते हो। तो यानी इससे जो तुलना करेंगे तो इसकी अच्छाई वो पहले देखेंगे तभी आपसे तुलना करेंगे। ऐसे यहाँ पर अगर देखिए मुख तुलना चंद्रमा से की जाए, तो चंद्रमा को अच्छा कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं जो आपका मुख अगर अच्छा है तो आपका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमा या तो प्राकृतिक या हम कहेंगे पहले से विद्यमान है। अगर दोस्तों किसी पंक्ति में सा, सी, से, सम या सरिस शब्द मिले और इन सभी का अर्थ होता है दोस्तों के समान, के समान। यदि कोई वस्तु किसी के समान बताई जाए, यानी उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए, तो वहां पर होता है दोस्तों उपमा अलंकार। और जहां पर देखिए रूपक है, इसका मतलब देखिए हम कहेंगे रूपी कैसे ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है उपमेय उपमान पर क्या होता है, थोप दिया जाता है, और इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। यानी जो मुख इसमें उपमा में तो बताया जाएगा आपका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, यानी उसमें थोड़ी समानता है। लेकिन रूपक जो अलंकार है उसमें जो होगा मुख की सुंदरता को देखते हुए ये कह दिया जाएगा आपका जो मुख है वो चंद्रमा ही है, यानी चंद्रमा ही बता दिया जाएगा। तो जिसमें बिल्कुल आरोप थोप दिया जाए वहां पर होता है रूपक अलंकार, और इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ था। जैसे यहाँ पर बात कही जा रही है, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण को क्या बताया जा रहा है, बिल्कुल कमल ही बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ था। उत, उत्प्रेक्षा में दोस्तों कल्पना की जाती है, कल्पना की जाती है, और मानो, मनहु, जानो, जनहु ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। श्लेष अलंकार मैंने अभी पिछले टेस्ट में बताया था दोस्तों, किसी पंक्ति में कोई एक ऐसा शब्द आ जाए जिसके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों एक ही शब्द के, तो वहां पर होता है दोस्तों श्लेष अलंकार। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुसु चून, तो इसमें क्या है, श्लेष अलंकार है। प्रश्न है दोस्तों, अद्भुत रस का स्थायी भाव है क्रोध, उत्साह, विस्मय या जुगुप्सा। तो देखिए जो क्रोध है दोस्तों ये होता है रौद्र रस का स्थायी भाव, रौद्र रस का स्थायी भाव। और जो उत्साह है ये है वीर रस का स्थायी भाव,
वीर रस का स्थायी भाव। विस्मय ये होता अद्भुत रस का स्थायी भाव, यानी तीसरे का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जुगुप्सा या घृणा, ये होता है दोस्तों वीभत्स रस का स्थायी भाव। वीभत्स रस का स्थायी भाव, रस का स्थायी भाव। रस जो होता है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, यानी किसी काव्य को पढ़कर, किसी दृश्य को देखकर जो मन में आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। रस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए इस पर पुस्तक लिखी हुई है नाट्य शास्त्र, और आप जानते हैं नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। भरत मुनि के द्वारा। और भरत मुनि ने जो रस की संख्या बताई है दोस्तों, वो बताई है 8। एक बात और याद रखेंगे दोस्तों, श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जाना जाता है। श्रृंगार रस को रसराज, रसराज या रसों का राजा, सही है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है अनेक बार, रसों का राजा किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को, 2 वर्णों के समूह को, 4 वर्णों के समूह को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए छंद के अंगों के आधार पर जो गढ़ कहते हैं, ये कहते हैं 3 वर्णों के समूह को, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस तरह से? तो देखिए गढ़ों की जो संख्या होती है दोस्तों, वो होती है 8। और प्रश्न ये भी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ नहीं है, तो हमें वो गढ़ याद होने चाहिए। और याद रखने के लिए हमें एक सूत्र पता होना चाहिए दोस्तों, जिसो है या माता राजभान सलगा, राजभान सलगा। तो ये होता है इसका सूत्र याद करने के लिए। या से होता है देखिए यगड़, और मा से होता है दोस्तों मगड़, मगड़। और ता से होता है तगड़। तो इस तरह से ये 8 हैं, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ और सगड़, यहाँ तक सही है। ये 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें यहाँ तक यानी सगड़ तक इस तरह से सूत्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। अगर प्रश्न बने कि निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ नहीं है, तो ऑप्शन दे सकता है यगड़ मगड़ तगड़, और एक अलग से रख सकता है। तो ये जो होता है देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 3 वर्णों के समूह को हम गढ़ कहते हैं। गढ़ों की संख्या होती है दोस्तों 8। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के काल में किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? देखिए वीर गाथा काल कहा जाता है दोस्तों आदि काल को। तो हमारे 5 का जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आदि काल को वीर गाथा काल के नाम से जाना था। तो जो रीति काल है दोस्तों, इसको कहा जाता है श्रृंगार काल, श्रृंगार काल, ठीक। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? देखिए बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की, यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। पृथ्वीराज रासो, इसको दोस्तों हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, महाकाव्य कहा जाता, या इसको देखिए हिंदी का प्रथम, हिंदी का प्रथम पिरामाणिक ग्रंथ भी कहा जाता है। पिरामाणिक, देखिए एक प्रत्यय जुड़ा है इसमें, तो प्रमाण से प्रामाणिक बना है, तो हिंदी का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों, लेखक इसके यानी इसके जो रचनाकार हैं, वो हैं चंद बरदाई, चंद बरदाई, ठीक। इतने यहाँ से हम याद रख लेंगे। और ये जो लिखी गई है पृथ्वीराज रासो, ये लिखी गई थी दोस्तों आदि काल में। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर, जायसी, सूरदास या तुलसीदास? तो देखिए ये इसमें जो रचनाएं हैं दोस्तों, कितनी रचनाओं का संग्रह है बीजक? तो ये भी पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? तो बीजक में 3 होते हैं दोस्तों, एक है साखी, सबद, और तीसरा है रमैनी, रमैनी। तो बीजक जो संग्रह है उसमें 3 रचनाएं, साकी, सबद, रमैनी। पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा बीजक का भाग नहीं है? चौथा कोई भी रख सकता है यहाँ पर। तो ये जो रचना है बीजक, ये है दोस्तों कबीरदास की। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, 7 का ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पत? तो देखिए गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। देखिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों 1912 में, जिसका नाम है दोस्तों भारत भारती, भारत भारती। और इस पुस्तक में दोस्तों स्वदेश प्रेम को दर्शाया गया, स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम को दर्शाया गया। और ये उस समय में यानी 1912 के समय में दोस्तों इतनी प्रचलित हुई थी, जो क्रांतिकारी थे उन्हें बहुत अच्छी लगी, और इसको बहुत लोगों के द्वारा खरीदा गया था।
बहुत इसको पढ़ते थे और क्रांतिकारी जो भी गतिविधियां होती थी उसमें भाग लेते थे। ये बात दोस्तों अंग्रेजों को पता चली थी, तो ब्रिटिश शासन के द्वारा इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था भारत भारती पर। तो जो कवियों का भी योगदान दोस्तों, जो हमारे देश को आजाद करने में बहुत बड़ा योगदान रहा कवियों का भी। यानी इनकी कलम में इतनी ताकत थी, जो क्रांतिकारी इसको पढ़ लेता था वो बहुत से भावुक हो जाता था। इसमें जो है स्वदेश प्रेम को दर्शाया गया है। तो इसी यही कारण था दोस्तों, जो गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा था। सही है। तो इस किताब पर ब्रिटिश शासन के द्वारा प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। 1912 में प्रकाशित हुई थी। भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी लिपि, बंगाली लिपि, देवनागरी लिपि या तमिल लिपि? तो हिंदी भाषा लिखी जाती है दोस्तों, ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। अच्छा, गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो देख लिखिए, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। सही है। और जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, दंतोष्ट ध्वनि कौन सी है? वा, फा या का? तो देखिए, जो वाह है दोस्तों, इसको जब हम पढ़ेंगे वाह, वाह, तो जो ऊपर के दांत है वो नीचे वाले होंठ में मिलते हैं। ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ में मिल रहे हैं, तो वाह। तो ये क्या हो जाएगा? दंतोष्ट, यानी दंत और होंठ इसमें दोनों मिल रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो फा है ये है दोस्तों ओष्ठ है, ओष्ठ है। तो जो या है ये है दोस्तों तालव्य, तालव्य। इचु यशानम तालव्य, मैंने इसका सूत्र बताया था आपको। ई भी तालव्य है, और चा वर्ग भी तालव्य है, और या तालव्य है, शा तालव्य है। तो इचु यशा नाम वाले सारे तालव्य हैं। और का को दोस्तों कंठ है, कंठ है। सही है। का कंठे में आता, वा जो है दंतोष्ठ है। अगला प्रश्न है, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त, वक्र, वरक या वर्ग? तो देखिए, इसका थोड़ा वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं। जो वाह है दोस्तों, आप जानते हैं व्यंजन को सहायता कौन देता? स्वर देता। तो यहाँ पर हमें पता ये चल रहा है, जो वाह को सहायता दे रहा होगा दोस्तों यहाँ पर आ। तो वाह आ। फिर इसके बाद है आधा का, आधा का है तो इसको कोई भी स्वर इसको सहायता नहीं दे रहा। फिर इसके बाद है ता, और ता को सहायता दे रहा है दोस्तों आ। इसका करते हैं दोस्तों वर्ण विच्छेद। वा आ गया, और वा को सहायता दे रहा है दोस्तों आ। फिर इसके बाद है आधा का, वक्र लिखा हुआ है, तो जब आधा का है तो इसका मतलब इसके साथ कोई स्वर नहीं है। उसके बाद देखिए रा, और रा पे हलंत है, फिर इसको सहायता दे रहा है रा को आ। देखिए इसमें रा पूरा है, आ का जो है वो आधा है। ऐसे ही वक्त में देखिए का आधा है और ता पूरा है। वर्ग को अगर लिखें हम दोस्तों वर्ण विच्छेद करके, तो वाह आ जाएगा, वाह को सहायता दे रहा है यहाँ पर आ। फिर देखिए रा, रा को सहायता दे रहा है यहाँ पर आ। फिर देखिए का, और का को सहायता दे रहा है आ। वर्ग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर वाह, वाह को सहायता दे रहा है आ। फिर देखिए इसमें रा आ जाएगा आधा। फिर इसके बाद गा, और गा को सहायता दे रहा है आ। तो इसमें गा आधा है। अब कौन सा पहला आएगा? सबसे पहले देखिए, वाह तो सारों में ही है, यहाँ से पता नहीं चल पा रहा। फिर आ पे आ जाते हैं, आ भी चार इसमें है, फिर भी हमें पता नहीं चल पा रहा। फिर इसके बाद देखिए का है, का है, और इनमें रा है। पहले तो का आएगा, बाद में ही रा आएगा। जो का है दोस्तों आप जानते हैं स्पर्श व्यंजन वाला है, और जो रा है स्पर्श व्यंजन के बाद आते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, या रा लावा उसमें है। तो ये तो पड़ जाएगा दोनों, सी और डी। हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, इनमें तुलना करके देख लेते हैं। यानी का तक अब हम आ गए। फिर इसके बाद देखिए ता है, फिर रा है का के बाद। जो ता है आप जानते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन से है, और रा जो है अंतस्थ, अंतस्थ से है। तो स्पर्श व्यंजन पहले आते हैं, अंतस्थ बाद में आते हैं। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन ए पहले नंबर पर आएगा। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द हमें बताना है। ठीक। अगला प्रश्न है, घबराहट में प्रत्यय है अट, हट, आहट या राहट? तो घबराहट में जो प्रत्यय होता है दोस्तों, देखिए प्रत्यय जो लगता है वो लगता है शब्द के बाद, प्रत्यय। और जो दोस्तों उपसर्ग होता है वो लगता है शब्द से पहले। सही है। तो घबराहट में जो प्रत्यय है वो है आहट, यानी 12 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान है? थोड़ी सी बात यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ प्रश्न पूछा है समास से। आप जानते हैं दोस्तों, समास से देखिए दो बातें याद रखनी है हमें। एक तो पहला है कि ये शब्द निर्माण की एक विधि है, शब्द निर्माण की विधि, शब्द निर्माण की विधि। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि समास के द्वारा नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे प्रत्यय से, यानी किसी शब्द में अंत में प्रत्यय लगाकर एक नया शब्द बनाया जा सकता है। किसी शब्द से पहले उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द बनाया जा सकता है, और संधि के द्वारा भी नया शब्द बनाए जाते हैं। तो संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये क्या है? शब्द निर्माण की विधियां हैं। शब्द निर्माण की विधि है। इसमें दोस्तों दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक
शब्द मिलकर शब्द मिलकर एक नवीन शब्द बनाते हैं, यानी एक नया शब्द बनाते हैं। तो ये पूछ लेता है दोस्तों, निम्नलिखित में समाज से संबंधित कौन सी लाइन गलत है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। शब्द निर्माण की विधि है, इसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। बात आई है दोस्तों यहाँ पर प्रधान से। तो देखिए, जो समास की अगर हम बात करें, समास ये प्रधानता के आधार पर दोस्तों चार प्रकार का होता है। प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार का, तो हम कहेंगे चार प्रकार का होता है। चार प्रकार का कौन कौन सा? देखिए, नंबर एक की अगर मैं बात करूं, तो पहला आएगा पूर्व, यानी पहला। पूर्व को कहते हैं पहला पद प्रधान। तो पहला तो बन गया पूर्व या पहला पद प्रधान। और दूसरे में देखिए दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। और तीसरे प्रकार में हम देखेंगे दोस्तों दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान, यानी कोई सा भी पद इसमें मुख्य नहीं होता, कोई अन्य तीसरा पद जाकर मुख्य होता है। तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। और चौथा होता है दोस्तों दूसरा, या कहते हैं इसको उत्तर, उत्तर पद प्रधान। ये होते हैं प्रधानता के आधार पर चार समास। तो पहला पद प्रधान यानी पूर्व पद प्रधान, इसमें आता है दोस्तों अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दोनों पद प्रधान में आता है दोस्तों द्वंद्व समास। और दोनों पद अप्रधान यानी दोनों पद भी इसमें, मतलब कोई सभी पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता, उसको हम दोस्तों कहते हैं बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। और दूसरा यानी उत्तर पद प्रधान की हम बात करें, तो इसमें आता है दोस्तों तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के ही दो भाग और होते हैं दोस्तों, एक होता है द्विगु समास, एक होता है दोस्तों कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। यानी इसमें भी द्विगु समास और कर्मधारय समास का भी ही दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन परिभाषा थोड़ी सी अलग होती है। तो अगर प्रधानता के आधार पर समास पूछे तो चार प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रश्न आए कि समास की संख्या कितनी होती है, यानी कुल समास कितने होते हैं, तो वो होते हैं छह। कौन से? अव्ययीभाव, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। इस तरह से समास कुल बन जाते हैं दोस्तों छह, लेकिन प्रधानता के आधार पर अगर प्रश्न आए तो हमें चार ही इसका आंसर लगाना है। तो यहाँ पर पूछा द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान, तो देखिए द्वंद्व हमने रखा दूसरे नंबर पर, यानी दोनों पद प्रधान जिसमें हो। तो इस प्रकार 13 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्रग किसका पर्यायवाची है? अश्व, आकाश, अमृत या आंख का? देखिए, जो अश्व है दोस्तों ये होता है घोड़े का पर्यायवाची, घोड़ा। और जो आकाश है आप जानते हैं गगन या नभ, सही है, आसमान, आसमान। अमृत आप जानते हैं पीयूष का पर्यायवाची है, पीयूष का अमृत। और जो ये है द्रग दोस्तों, ये होता आंख का पर्यायवाची, यानी 14 का डी सही हो जाएगा। सर यहाँ पर एक तो द्रग हो गया आंख का पर्यायवाची, एक यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों लोचन, एक हो जाएगा दोस्तों विलोचन, एक हो जाएगा दोस्तों अक्खी, एक हो जाएगा दोस्तों चक्षु, एक हो जाएगा दोस्तों नेत्र, और हो जाएगा दोस्तों नयन। तो दृग, आंख, लोचन, विलोचन, अच्छी, चक्षु, नेत्र, नयन, ये किसके हैं? सारे आंख के पर्यायवाची हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं आंख के पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? अचल, अचला, गिरी या आद्री? तो देखिए पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों अचला, अचला कहते हैं दोस्तों पृथ्वी को, इसको पृथ्वी, यानी धरा, यानी वसुंधरा, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। वसुंधरा या वसुधा भी कहते हैं इसको, वसुधा, या धरती भी कहते हैं इसको, धरती। पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती, या क्षिति भी कहते हैं इसको, क्षिति। तो ये है दोस्तों किसके पर्यायवाची? अचला जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है, और अचल पहाड़ का है, गिरी भी पहाड़ का है, आद्री भी पहाड़ का है, शैल भी होता है पहाड़ का, शैल। महीधर भी होता है दोस्तों, महीधर, सही है। तो शैल, महीधर, आद्री, अचल, ये किसके हैं? पहाड़ के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? सायकाल, सूर्यास्त, निशा या गोधूली? तो संध्या और रात्रि के बीच का समय कहलाता है दोस्तों गोधूली, यानी संध्या का वह समय जब गाय चरकर वापस लौटती हैं, तो उसको हम गोधूली कहते हैं, सही है, गोधूली, यानी गोधूली होता है। अगला प्रश्न है जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत, आत्मघाती।
आक्रमण तो देखिए आप जानते हैं दोस्तों, आक्रमण, लेकिन आक्रामक, आक्रांत, आत्मघाती तीनों ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं दोस्तों। सही है। तो जिस पर आक्रमण हो उसे तो कहते हैं दोस्तों आक्रांत, यानी 17 का सी सही हो जाएगा। लेकिन आक्रामक कहते हैं दोस्तों जिसके द्वारा आक्रमण किया गया हो, यानी आक्रमण करने वाला उसको बोलते हैं आक्रामक। तो हम इस आक्रामक यानी आक्रमण करने वाला, सही है, आक्रमण करने वाला आक्रामक। आत्मघाती या आत्महंता भी बोलते हैं इसको, आत्मघाती या आत्महंता, ये बनता है दोस्तों स्वयं की हत्या करने वाला, स्वयं की हत्या करने वाला, सही है। जो स्वयं की आप हत्या करता हो, यानी खुद की आप अपने आप हत्या करता हो, उसको बोलते हैं आत्मघाती या आत्महत्या, यानी अपने आप की हत्या करने वाला उसको बोलते हैं आत्मघाती या आत्महंता। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? अग्नि, जूता, तेंदुआ या रिक्शा? अग्नि दोस्तों तत्सम शब्द है। ये क्या है? तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत से आया हुआ शब्द है, और इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा दोस्तों आग। जूता और तेंदुआ ये है दोस्तों देशज शब्द, देशज शब्द। और रिक्शा ये है दोस्तों विदेशज शब्द, यानी विदेश में जन्म शब्द, विदेश से आया हुआ शब्द। इसको बोलते हैं दोस्त, जो रिक्शा है इसको पूछता है किस देश का शब्द है, तो ये है दोस्तों जापान का शब्द। ये जापानी शब्द है, जापानी शब्द। इसको भी याद रखेंगे, विदेशज तो है ही, कौन सा विदेश का? जापान का, तो जापानी शब्द है रिक्शा। अगला प्रश्न है, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ? देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया, यानी तीन इसमें कारक दिए होंगे, एक नहीं दे रखा, तो यही पूछा नहीं दे रखा। अपदान, करण, संबंध। अपदान में क्या होता है दोस्तों? इसमें होता है अपदान से कारक चिन्ह होता है, और हमें करण में होता है दोस्तों कर्ता ने कर्म को करण, इसमें भी से होता है या द्वारा, लेकिन इसमें जो होता है दोस्तों वो होता है माध्यम या साधन, माध्यम या साधन। और जो ये ऊपर वाला से है अपादान के साथ जो से होता है ये होता है ए लगाव वाला, यानी दूर जाने की बात इसमें की जाएगी, ए लगाव की बात की जाएगी, ए लगाव या दूर जाने की बात की जाएगी, इसमें दूर जाने की बात। संबंध आप जानते हैं, का की के रा री रे। और अधिकरण में आता है दोस्तों मैं और पर। तो यहाँ पर देखिए अपदांश है, यानी दूर जाने की, अलग होने की कोई बात की जा रही है। धारदार हथियार से व्यवसाय की गर्दन धड़ से, देखिए धड़ से अलग करने की बात की जा रही है, इसका मतलब अपादान तो इसमें है। कर्ण यानी कोई साधन, किसी माध्यम से कोई चीज, धारदार धारदार हथियार से, यानी साधन की बात की जा रही है, हथियार है, तो इसका मतलब यहाँ पर कर्ण कारक भी है। संबंध व्यवसाय की, किसकी? व्यवसाय की, तो यहाँ पर संबंध के लिए भी की आ रखा है, तो इसका मतलब अधिकार मैं या पर है कहीं यहाँ पर? तो देखिए इसमें मैं या पर नहीं है, इसका मतलब 19 का हमारा डी सही हो जाएगा, सही है। तो इसमें अपदान कारक है, कर्ण है, संबंध है, लेकिन अधिकरण कारक नहीं है। कितना बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नदी में थोड़ा पानी है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? नदी में थोड़ा, तो यहाँ पर जो थोड़ा है ये रेखांकित होना चाहिए, थोड़ा, सही है, प्रश्न में थोड़ा जो है वो रेखांकित है। तो नदी में थोड़ा पानी है, कोई वाक्य में रेखांकित शब्द हमें बताना है, यानी थोड़े के बारे में बताना है, क्या है ये विशेषण के आधार पर? परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, संकेतवाचक है या गुणवाचक है? तो यहाँ पर जो थोड़ा है दोस्तों ये है परिमाणवाचक। विशेषण आप जानते हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए दोस्तों उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, यानी अंतिम जो 27 दिन में हमने 27 टेस्ट लगाए हैं उसका ये 7वें नंबर का टेस्ट था। आशा करता हूँ आप सबको ये पसंद आई होगी दोस्तों, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।